तो दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन दोस्तों बात कर रहे थे आनुवंशिकी की। किसकी? आनुवंशिकी की या जेनेटिक्स की। ठीक है, जेनेटिक्स में अपन ने बेटा इनकी हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री के बाद में मैंने कहा था कि मेंडलवाद पढ़ेंगे। मेंडलवाद से पहले कुछ पूर्व कल्पना दी गई थी, मेंडलवाद से पूर्व की कल्पना, वो पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, यहाँ से देखो मेंडलवाद की पूर्व की जो कल्पना थी बेटा, वो क्या कहती थी कि मतलब मेंडल ने आने के बाद में संकरण को समझाया था बेटा। किसको समझाया था? संकरण को। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो कल्पना की गई थी उन्होंने क्या कि संकरण को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल रहे। ठीक है, तो इनके क्या कि एक सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों से कभी कभार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है बेटा। उन सिद्धांतों को अपन पढ़ेंगे कि क्या कहता है, कौन सा सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, देखो वो कहते हैं ना, उड़ते तीर के हाथ। बहुत से वैज्ञानिक तो ऐसे जिन्होंने मन में आई वैसे फेंक दिया। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों का अपन को थोड़ा सा नाम याद होना चाहिए और इन्होंने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का पता होना चाहिए कि क्या कहता है वो सिद्धांत। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पूर्व मेंडलवाद। पूर्व मेंडलवाद मतलब मेंडल से पूर्व जो सिद्धांत दिए गए थे वो कौन कौन से सिद्धांत थे। ठीक है, या पूर्व कल्पना भी बोल सकते हो आप। पूर्व कल्पना, किसकी पूर्व कल्पना बेटा? मेंडल से जो पूर्व पहले वैज्ञानिक आए थे उनकी क्या क्या कल्पना थी। ठीक है, तो इसमें सिद्धांत है, एक एक सिद्धांत करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत बार पुटअप हो जाता है बेटा, छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो पहला जो सिद्धांत था वो था बेटा वाष्प सिद्धांत। वाष्पवाद का सिद्धांत, वाष्पवाद का सिद्धांत। ठीक है ना, ये सिद्धांत क्या कहता है बेटा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत दिया किसने था, तो ये दिया था बेटा पाइथागोरस ने। किसने दिया था? पाइथागोरस ने। ठीक है, जिसने पाइथागोरस परिमेय दी थी उसने दिया था बेटा, पाइथागोरस ने ही दिया था ये। पाइथागोरस था। ठीक है, कहाँ का था? ये यूनानी वैज्ञानिक था बेटा। ठीक है, पाइथागोरस था, या यूनानी वैज्ञानिक या यूनानी दर्शन शास्त्रिक बोल सकते हो आप ये इसको। देखो इसने क्या कहा था कि इसने कहा था कि एक मनुष्य या जीवित प्राणी होता है, उसका प्रत्येक अंग क्या करता है? वाष्प का उत्सर्जन करता है। क्या करता है बेटा? वाष्प का उत्सर्जन करता है, और सारी जो प्रत्येक अंगों से निकलने वाली वाष्प वो एक जगह इकट्ठी होकर नए जीव का निर्माण करती है। नए जीव का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है? वाष्पवाद का सिद्धांत किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। और इसके अनुसार क्या है कि शरीर का प्रत्येक अंग किसका उत्सर्जन करता है बेटा? वाष्प का उत्सर्जन करता है। ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन करता है, और वो उत्सर्जन की गई वाष्प है, उत्सर्जन की गई वाष्प। ठीक है, उत्सर्जन की गई वाष्प एक जगह मिलके, ठीक है, एक नए जीव का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नए जीव का। नए जीव का निर्माण करती है। मतलब जो वाष्पवाद का सिद्धांत है या पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व दिया गया था। ठीक है बेटा, देखो ये जेनेटिक्स से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। वैज्ञानिकों के नाम आपको रटना बेटा, वो इस बार वैज्ञानिकों का नाम भूले थे। तो वाष्पवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले ये याद रखना है कि पाइथागोरस ने दिया था। कब दिया था? 500 ईसा पूर्व दिया था। ठीक है, ये क्या कहता है सिद्धांत की? ये सिद्धांत ये कहता है बेटा कि शरीर का प्रत्येक अंग, किसी भी सजीव या जीवित जीव का प्रत्येक अंग वाष्प का उत्सर्जन करता है, और वो वाष्प एक जगह मिलके नए जीव का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। यही वाष्पवाद का सिद्धांत है बेटा। इसका वाष्पवाद का या पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, तो आपको ये वाष्पवाद का सिद्धांत याद रखना है। इसके बाद में आता है बेटा पूर्व रचना सिद्धांत। पूर्व रचना सिद्धांत, देखो इनके नाम से ही आपको याद हो जाएंगे बेटा। पहले अपने वाष्पन का पढ़ा था, तो उसमें वाष्प से रिलेटिव था। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं पूर्व रचना सिद्धांत। पूर्व रचना सिद्धांत या पूर्व जनितवाद। पूर्व जनितवाद, लेकिन आपको पूर्व रचना सिद्धांत याद रखना बेटा। ये दिया गया था, 1632 से 1723। ठीक है, 1632 से 1723। मतलब इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने उल्ट फेर करते रहे, तो इसका सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था बेटा स्वेटरमैन ने।
किसने दिया था? स्वेडरमैन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? स्वेमरडेन ने, सॉरी स्वेमरडेन ने, ठीक है बेटा। किसने दिया था? स्वेमरडेन ने दिया था, ठीक है। ये कोई वैज्ञानिक था, इसने ये सिद्धांत दिया था स्वेडरमैन ने, ठीक है। ये क्या कहता है बेटा? ये ऐसा कहता है कि जो अपनी लिंग कोशिकाएं है, बोले तो जनन कोशिकाएं है, उनके अंदर क्या बेटा पहले ही सूक्ष्म जीव की उपस्थिति रहती है। क्या रहती है? जो पूर्व, देखो इसमें लिखा क्या है कि पूर्व रचना सिद्धांत, मतलब पहले ही जीव की किसी जनन कोशिका में एक छोटे से जीव की या सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है और बाद में वो जाके नए जीव का निर्माण कर देता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? पूर्व रचना का सिद्धांत कहता है। क्या कहते हैं? पूर्व रचना सिद्धांत कहते हैं। तो देखो क्या है, स्वेडरमैन ने क्या कहा था? स्वेमरडेन, सॉरी स्वेमरडेन, ठीक है बेटा। स्वेमरडेन क्या कहता है? स्वेमरडेन कहता है कि लिंग कोशिकाएं बोलते बेटा शुक्राणु या अंडाणु, ये ध्यान रखना थोड़ा आपको, ठीक है। शुक्राणु या अंडाणु। स्वेमरडेन कहता है कि लिंग कोशिकाओं बोले तो शुक्राणु व अंडाणु में वयस्क का सूक्ष्म रूप होता है। मतलब इसने कहा था कि जो अपनी लिंग कोशिकाएं होती है उसमें पहले से ही एक जीव का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है। उस सूक्ष्म रूप को क्या कहते हैं बेटा? होमनक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है ना, सूक्ष्म रूप, जनन की जगह बेटा आप लिंग कोशिका लिख देना, ठीक है। लिंग कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन आया बेटा कि सूक्ष्म कोशिकाओं में उपस्थित वयस्क के लघु रूप को क्या कहते हैं बेटा? सूक्ष्म रूप को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, होमनक्यूलस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? होमनक्यूलस। क्या कहते हैं बेटा? होमनक्यूलस कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं कि ये किसने दिया था? ये स्वेमरडेन ने दिया था और इसने कहा था कि लिंग कोशिकाएं बोले तो शुक्राणु व अंडाणु में वयस्क का सूक्ष्म रूप पहले से ही उपस्थित होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत बार ना उलटफेर किए गए। क्या कहेंगे बेटा? उलटफेर किए गए, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि शुक्र या अब जो जनन कोशिकाएं होती है या लिंग कोशिकाएं होती है वो दो होती है, तो शुक्राणु या अंडाणु। अब इसके आधार पे जिन वैज्ञानिकों ने शुक्राणु में बताया उनको शुक्र वैज्ञानिक कह दिया और जिन वैज्ञानिकों ने अंडाणु में बताया उनको अंड वैज्ञानिक कह दिया। अब अपन को देखना है कि शुक्र वैज्ञानिक कौन कौन से थे और अंड वैज्ञानिक कौन कौन से थे। देखो वे वैज्ञानिक जो मानते थे कि होमनक्यूलस बोले तो वयस्क जीव का जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें पहले से जो सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है बेटा उसको क्या कहते हैं? होमनक्यूलस कहते हैं। तो वे वैज्ञानिक जो मानते थे कि होमनक्यूलस शुक्राणु में उपस्थित होते हैं वो शुक्र वैज्ञानिक कहलाए या स्पर्मेटिक्स कहलाए, ठीक है। देखो स्पर्मेटिक्स या शुक्र वैज्ञानिक कौन कौन से कहलाए? शुक्र वैज्ञानिक, ठीक है। शुक्र वैज्ञानिक कौन कौन से कहलाए? शुक्र वैज्ञानिक वो थे बेटा जिन्होंने ये बताया था कि होमनक्यूलस शुक्राणु में उपस्थित होता है, ठीक है। वो दो वैज्ञानिक थे, पहला था लिवेनहोक, दूसरा था हार्ट-शोइकर। पहला था बेटा लिवेनहोक व हार्ट-शोइकर लिवेनहोक व हार्ट-शोइकर क्या बेटा? शुक्र वैज्ञानिक कहलाए। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा ही होगा बेटा। फिर कह रहा हूँ इनको स्पर्मेटिक्स वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म बोलते हैं ना शुक्राणु को, इंग्लिश में बोलते हैं ना स्पर्म, तो स्पर्म से बन गया स्पर्मेटिक्स, ठीक है। अब देखो जिन्होंने कहा था कि जो होमनक्यूलस होता है वो अंड कोशिका में उपस्थित होता है उनको अंड वैज्ञानिक या ओविस्ट कहलाए। अंड वैज्ञानिक या ओविस्ट कहलाए, ठीक है ना। अंड वैज्ञानिक
देखो अंड वैज्ञानिक कौन कौन से, मैंने फिर कहा था क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना आपको कि अंड वैज्ञानिक कहलाने वाले 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए, या आपको ऑप्शन में दे देगा कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है अंड वैज्ञानिक किसने कहा, अंड वैज्ञानिक कौन कौन से हैं जिन्होंने यह कहा था कि होमनक्यूलस अंड कोशिका में उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना बेटा, मेलपिगी, स्प्लेंजानी, हेलर व बोनेट, कौन कौन थे। अरे मेलपी की नलिका भी पढ़ती है ना अपन, जब अपन संघ पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि उत्सर्जन का अंग है मेलपी की नलिका, ठीक है ना। संघ या घन पढ़ते हैं उस टाइम आता है बेटा मेलपी की, स्प्लेंजानी, मेलपी की, स्प्लेंजानी, बोनेट, मेलपी की, स्प्लेंजानी, बोनेट और हेलर, बोनेट में हेलर। देखो बेटा फिर कह रहा हूं ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपको याद रखना ही रखना है। पूर्व रचना सिद्धांत, पूर्व रचना सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी जीव के अंदर या किसी भी सजीव के अंदर उसकी जनन कोशिकाओं में वश का पहले से ही सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है। अब देखो इसमें जो 2 होती है लिंग कोशिकाएं, एक होती है शुक्राणु और एक होती है अंडाणु, ठीक है। शुक्राणु कौन सी होती है बेटा, जिन वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि जो सूक्ष्म रूप होता है वो शुक्राणु में उपस्थित होता है, वो कहलाए शुक्र वैज्ञानिक, वो थे बेटा लिवेनोव और हार्टशोइकर। और जिन्होंने यह कहा था कि अंड कोशिका में होमनक्यूलस उपस्थित होता है, वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो मेलपिगी, स्प्लेंजानी, बोनेट और हेलर, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहोफ ने सर्वप्रथम, देखो शुक्राणु की खोज भी किसने की थी बेटा, शुक्राणु की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, ध्यान रखना लीवेनहोफ को, एंटोनी वॉन इसका पूरा नाम है बेटा, इसने शुक्राणु की खोज भी की थी, शुक्राणु की खोज या सबसे पहले इसने बताया था शुक्राणु के बारे में, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहोफ ने शुक्राणु के बारे में सबसे पहले बताया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सिद्धांत है बेटा अपना संकोचन सिद्धांत, संकोचन सिद्धांत। तीसरा है संकोचन सिद्धांत। इसका वैज्ञानिक का नाम याद रखना, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना बेटा। वैज्ञानिक कौन था इसको देने वाला, चार्ल्स बोनेट। किसने दिया था बेटा, चार्ल्स बोनेट ने दिया था, चार्ल्स बोनेट ने दिया था इसको, ठीक है। संकोचन का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था बेटा, इसको चार्ल्स बोनेट ने दिया था। और इसने क्या कहा था कि मादा अपने शरीर के अंदर सभी प्राणियों में सूक्ष्म के मूल रूप को, मतलब इसने ये कहा था, इसने क्या कहा था बेटा, इसने ये कहा था कि जो मादा प्राणी होती है वो अपने जो जीव मादा प्राणी होती है वो अपने शरीर के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखती है, और उसके अंदर क्या बेटा एक छोटा सा सूक्ष्म रूप होता है जो बाद में वयस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये क्या कहता है बेटा, चार्ल्स बोनेट कहता है कि मादा अपने शरीर के अंदर सभी प्राणियों के सूक्ष्म रूप उपस्थित रखती है। मतलब चार्ल्स बोनेट क्या कहता है कि मादा के शरीर में एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर अपने जो सूक्ष्म रूप सभी जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उनका क्या वो सूक्ष्म रूप उपस्थित रखती है, ठीक है। ये कौन कहता है बेटा, ये चार्ल्स बोनेट कहता है। कौन कहता है, चार्ल्स बोनेट कहता है। इसलिए इसको क्या कहता है, चाइनीज बॉक्स भी कहते हैं। संकोचवाद सिद्धांत को और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, चाइनीज बॉक्स के सिद्धांत के नाम से, ठीक है। चाइनीज बॉक्स सिद्धांत, चाइनीज बॉक्स सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और क्या कहता है ये, इधर उधर देखो ना पड़ी हुई है, ठीक है बेटा। आगे देखो चौथा सिद्धांत क्या कहता है अपना, संकोचन का या चाइनीज बॉक्स का सिद्धांत हो गया है। अगला बेटा अनुजनन का सिद्धांत, अनुजनन का सिद्धांत, अनुजनन का सिद्धांत, ठीक है। अनुजनन का सिद्धांत, ठीक है। देखो अनुजनन का सिद्धांत किसने दिया था, अनुजनन या नवजनन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा वोल्फ ने, इसको आपको यही ध्यान रखना है। अनुजनन का सिद्धांत या नवजनन का सिद्धांत कहते हैं, ये किसने दिया था बेटा,
ये दिया था वोल्फ नामक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। किसने दिया था? वोल्फ ने दिया था बेटा। किसने दिया था? वोल्फ ने दिया था। वोल्फ ने प्रतिपादन किया कि, अब देखो इसने क्या कहा, जो अणुजनन का सिद्धांत है, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो अंडे के उत्तक होते हैं ना बेटा, अंडे के उत्तकों से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसने क्या कहा था बेटा? वोल्फ ने कहा था कि अंडे के उत्तकों से नए जीव की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति, अरे जैसे अपन बैठे थे ना बेटा गांव के बीच चौराहे पे, बैठे बैठे 5-7 आदमी बैठ जाते गप्पे मारते ना, उसी तरह इन्हीं वैज्ञानिकों ने क्या करा था कि मेंडल से पहले गप्पे मारने का काम किया था। ये क्या कहते हैं बेटा? जो अणुजन का सिद्धांत है, और ये किसने दिया था? वोल्फ ने दिया था। इसने क्या कहा था कि अंडे के उत्तकों से नए जीव का निर्माण होता है। इतना ही इसमें आपको याद रखना है बेटा, अणुजन का सिद्धांत। ठीक है, अगला सिद्धांत है बेटा अपना पेंजिनवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पेंजिनवाद का सिद्धांत। ठीक है, अगला कौन सा बेटा? अपना पेंजिनवाद का सिद्धांत। पेंजिनवाद का सिद्धांत बेटा ये बायोलॉजी है, जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही इंटरेस्ट आएगा, जितनी बोरिंग लोगे उतनी ही बोरिंग लगेगी। इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो पेंजिनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया बेटा? चार्ल्स डार्विन ने। देखो नाम से कंफ्यूज मत होना, एक जगह चार्ल्स बोनेट आया था और एक जगह चार्ल्स डार्विन आ रहा है। चार्ल्स बोनेट का आया था बेटा संकोचन का सिद्धांत या चाइनीज बॉक्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखना चार्ल्स बोनेट ने दिया था। और अगर आप बात करें पेंजिनवाद की तो ये दिया था बेटा चार्ल्स डार्विन ने। जिसने, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इसने क्या कहा था बेटा कि जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका उत्तक या अंग सूक्ष्म कण उत्पन्न करते हैं। देखो इसने क्या कहा, वही सिस्टम है अपने जो वो पढ़ा था ना बेटा अभी थोड़ी देर पहले, वाष्पवाद का सिद्धांत की प्रत्येक अंग वाष्प उत्पन्न करता है और वो एक जगह जाके मिलती है, जिससे क्या होता है बेटा? नए जीव का निर्माण होता है। ऐसा ही इसने कहा था बेटा, इसने क्या कहा था कि जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका उत्तक या अंग सूक्ष्म कण उपस्थित रखते। मतलब इसने कहा था कि जंतु कोशिका या अंग या वह उत्तक प्रत्येक सूक्ष्म कण उत्पन्न करते। बेटा क्या उत्पन्न करते? सूक्ष्म कण उत्पन्न करते। उन कणों को क्या कहते हैं बेटा? ये ध्यान रखना, उन कणों को क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बोला था आपको, ये दो नाम आपको याद रखना है। तो होमनक्यूलस किसे कहते हैं और एक बेटा पेंजिन या जेनुलस। पेंजिन या जेनुलस या ग्योमुलस। तो आपको पेंजिन याद रखना है। सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं बेटा? पेंजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंजिन भी बोल सकते हो, गेमुलस भी बोल सकते हो और जेमुलस भी बोल सकते हो, जेमुलस। ठीक है, तो पेंजिन, ठीक है, जो सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं बेटा पेंजिन या गेमुलस कहते हैं। पेंजिन या गेमुलस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है कि प्रत्येक जो शरीर की कोशिका या उत्तक होता है वो सूक्ष्म कण उत्पन्न करता है। ठीक है, करता है, और उनको क्या कहा जाता है बेटा? पेंजिन या गेमुलस कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, मानते हैं इस बात को। इसने कहा था कि जो ये गेमुलस होता है ये क्या करता है कि जो उत्पन्न कण होते हैं इनको अपने रक्त में छोड़ा जाता है। किसमें छोड़ा जाता है बेटा? इनको रक्त में छोड़ा जाता है और जनन अंगों में जाके एकत्रित हो जाते हैं। प्रत्येक कोशिका और अंग उत्तक इनको उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनको छोड़ा कहाँ जाता है? रक्त में छोड़ा जाता है बेटा। इनको रक्त में छोड़ा जाता है और रक्त से जाते हैं ये जनन कोशिकाओं में। कहाँ जाते हैं बेटा? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में जाके क्या हो जाते हैं बेटा? एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, जनन कोशिकाओं में जाके एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ मान लिया, ये जनन कोशिकाओं में जाके होंगे बेटा एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है ना, अब जनन कोशिकाओं में जाके ये एकत्रित हो गए तो जो अंड कोशिका और शुक्र कोशिका होती है बेटा वो दोनों के पेंजिन मिलके क्या करते हैं बेटा? नए जीव का निर्माण करते हैं। अंड प्लस शुक्र दोनों कोशिकाओं के पेंजिन या गेम्यूलस मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। मिलकर
नए जीव का निर्माण करते हैं। ये कहता है अपना पेंजिनवाद। पेंजिनवाद सीधे सीधे याद रखना बेटा। पेंजिनवाद कहता है कि शरीर के जो जंतु शरीर है उसकी प्रत्येक कोशिका, ऊतक या अंग सूक्ष्म कणों का उत्पन्न करते हैं। उन सूक्ष्म कणों को पेंजिन या गेमुलस कहते हैं। वो जाते हैं बेटा रक्त में, और रक्त से वो जाते हैं अपनी गाँव, रक्त से जनन कोशिकाओं में जाके एकत्रित हो जाते हैं। और दो जनन कोशिकाएं बोले तो अंड व शुक्र कोशिकाओं के गेमुलस या पेंजिन आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, आ गए समझ में? आ गए क्या? आ गए तो देखो आगे, देखो बेटा आगे क्या है। अगला सिद्धांत है बेटा लास्ट अपना जनन द्रव्य का सिद्धांत। जनन द्रव्य का सिद्धांत। ठीक है, अगला कौन सा अपना जनन द्रव्य का सिद्धांत। देखो किसने दिया था? ऑगस्ट विजमैन ने दिया था बेटा। किसने दिया था? ऑगस्ट विजमैन ने। ऑगस्ट व विजमैन। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, ऑगस्ट और विजमैन ने दिया था। और कब दिया था? 1889 में दिया था बेटा। 1889 में दिया था अगस्त और विजमैन ने दिया था। देखो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जनन द्रव्य की सततता बताई थी इन्होंने। क्या बताई थी बेटा? जनन द्रव्य की सततता बताई थी। क्या बताई थी इन्होंने? जनन द्रव्य की सततता। इन्होंने जनन द्रव्य की सततता बताई थी। इन्होंने बेटा सीधी सीधी याद रखनी है अगर आ जाए तो। इन्होंने कहा था कि जनन द्रव्य तो अमर रहता है और कायिक द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होने के बाद कायिक द्रव्य मर जाता है। जनन द्रव्य की जो होता है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता रहता है। इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होगा कि किस सिद्धांत के अनुसार जनन द्रव्य को अमर बताया गया है। तो ध्यान रखना जनन द्रव्य के सिद्धांत के अनुसार ऑगस्ट व विजमैन ने दिया था। 1889 में दिया था। जनन कोशिकाओं में इनके जनन द्रव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शरीर की शेष कोशिकाएं, दो कोशिकाएं होती है बेटा। एक होती है अंड कोशिका, एक होती है शुक्र कोशिका। शुक्र, ये दो ही कोशिकाएं होती है। इसने इन दो ही कोशिकाओं को बेटा क्या बताया था? जनन द्रव्य की, इनके अंदर ही जनन द्रव्य पाया जाता है। बाकी जितनी शेष कोशिकाएं होती है उनमें कायिक द्रव्य पाया जाता है। तो इसने कहा था कि जो जनन द्रव्य होता है वो इन्हीं कोशिकाओं में होता है और इन्हीं से नए जीव का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। इन्हीं जो दो कोशिकाएं होती है इनसे जो जनन द्रव्य होता है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। बाकी जो कायिक द्रव्य रहता है वो कुछ समय के बाद मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जनन द्रव्य को अमर बताने वाला वैज्ञानिक कौन है बेटा? ऑगस्ट और विजमैन ने 1889 में जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ही जनन द्रव्य को अमर बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। इतनी अच्छा आराम से पढ़ रहे। ठीक है, ये हो गए बेटा अपने जो पूर्व कल्पना या मेंडलवाद से पूर्व के सिद्धांत थे वो। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं बेटा, अगली जो अपनी बात आती है, अब यहां से चैप्टर चालू हो जाता है अपना जेनेटिक्स का मेन टॉपिक। ठीक है, अब चलेगा बेटा अपना मेंडल। मेंडल आयो, मेंडलवाद। ठीक है, कौन है अपना? मेंडल आ गया बेटा। अब यहां से मेंडल आ गया, ध्यान रखना आपको। यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं मेंडल से। देखो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हिजेंड्रा प्रांत के सिलेसिया गांव में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ था। किसका बेटा? मेंडल का। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के हिजेंड्रा प्रांत में। ऑस्ट्रिया देश के हिजेंड्रा प्रांत के सिलिसिया गांव में। कहाँ था बेटा? ऑस्ट्रिया गांव के हिजेंड्रा प्रांत के और सिलिसिया गांव में इसका क्या होता है बेटा? जन्म हुआ था। ठीक है, और मेंडल की उपाधि क्यों दी गई थी बेटा इसको? जो मेंडल था ना, इसको पादरी की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी बेटा?
पादरी या प्रविष्ट बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये चर्च में काम करता था बेटा। कहाँ काम करता था? चर्च में। तो ध्यान रखना, मेंडल कहाँ काम करता था बेटा? चर्च में काम करता था। ये चर्च में काम करता था, इसलिए इसको पादरी की उपाधि दी गई थी। किसकी? पादरी या प्रविष्ट बोल सकते हो आप। पादरी या प्रविष्ट की क्या दी गई थी बेटा? इसको उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये किस में काम करता था? चर्च में काम करता था। मेंडल ने अपने जो कार्य किया था बेटा, वो किया था 1857 से 65 तक। ठीक है, 1865 तक, 57 से लेके 65 तक किसने काम किया था बेटा? किसने किया था? मेंडल ने। और काम किया था वो किस पे किया था? तो मटर प्लांट पे किया था। ध्यान रखना, मटर प्लांट कभी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं आएगा, वहां पे दिया आएगा बेटा गार्डन पी। गार्डन पी बोले तो पायसम सेटाइवम। मीठी मटर का नाम क्या होता है रे? मीठी मटर का नाम बताना बेटा कमेंट में, आपको याद हो तो। मीठी मटर का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लेथाइरस सेटाइवस लेथाइरस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लेथाइरस लगेगा इसमें, ज्यादा कोई है नहीं। गार्डन पी पे इसने क्या किया था बेटा? अपने कार्य किए थे। ठीक है, अब देखो इसने 1857 से लेकर 1865 तक क्या किए थे बेटा? कार्य किए थे। अब बात आती है कि जो इसने कार्य करने के, अरे भाई अपन किसी पे रिसर्च करते ना, तो पहले रिसर्च करने के बाद अपन चाहते हैं कि अपने जो जितने भी अपन ने जो काम किया बेटा, उसके बारे में लोगों को पता चले। ठीक है, अब लोगों को पता चले तो इसने क्या है कि उनको प्रकाशित किया था। तो प्रकाशित किया था तो क्या था इसके निष्कर्ष थे? इसने मेंडल जो मटर का प्लांट था उस पर कार्य किया था, और उस पर कार्य करने के बाद इसने क्या उस निष्कर्षों को प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखना, निष्कर्षों को प्रकाशित कब किया था बेटा? इसने निष्कर्षों को प्रकाशित 1866 में किया था। कब किया था बेटा? 1866 में। ध्यान रखना, इसने कार्य किया था। कार्य कब किया था बेटा? इसने कार्य किया था 1857 से 1865 तक। किस पे किया था? मटर प्लांट या गार्डन पी पे किया था, और इसके निष्कर्ष प्रकाशित किए थे बेटा 1866 में। कब किया था बेटा? 1866 में इसने निष्कर्ष प्रकाशित किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने निष्कर्ष प्रकाशित किए थे, तो जो जिस सोसाइटी के अंतर्गत इसने निष्कर्ष प्रकाशित किए थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बेटा सोसाइटी वेर हैंडर लुंगी। सोसाइटी वेर हैंडर लुंगी या लुंगियन। आपको वो याद नहीं रखना है सोसाइटी का नाम, आपको ये याद रखना है कि जिस पत्रिका में इसने प्रकाशित किए थे उस पत्रिका का नाम क्या था? तो उस पत्रिका का नाम था सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बेटा इसमें प्रकाशित किए थे। पत्रिका का नाम है, ध्यान रखना, हिंदी जो अपने इंग्लिश में इसका नाम क्या है? सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसने प्रकाशित क्या किए थे बेटा? निष्कासित किए थे। अब पत्रिका में निष्कर्षों को जो निष्कर्ष है उनको प्रकाशित किए थे, लेकिन उनका टाइटल क्या था? तो टाइटल ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या था बेटा? टाइटल था। क्या था बेटा? टाइटल था। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार कि मेंडल के निष्कर्षों को प्रकाशित किया था, तो उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट प्लांट इन हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
अब देखो इसने इतना काम किया, इसके बाद में क्या हुई बेटा, डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अरे जो आया वो जाएगा तो जरी ही, ये तो है नहीं कि व्यक्ति अमर रहेगा, अमर नहीं रह सकते भाई, तुम्हारे कर्म कांड इतने अच्छे नहीं है कि तुम अमर रह पाओ। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी बेटा, 6 जनवरी 1884 में इसकी मृत्यु हो गई थी बेटा। कब हुई थी, 6 जनवरी 1884 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखो एक कहावत भी बनी हुई है बेटा, व्यक्ति को जीते जी कभी भी शाबाशी नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। अरे व्यक्ति जीते जी कितने भी अच्छे कांड कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन उसको शाबाशी तो मरने के बाद ही मिलती है, शाबाशी तो उसको मरने के बाद ही मिलती है। और मेंडल के साथ भी यही हुआ था। अब मेंडल की मृत्यु हो गई थी 1884 में। फिर आए 3 महापागल वैज्ञानिक। भाई मरे हुए व्यक्ति की उसने बाद में क्या बेटा, उनकी जीवनी खदेड़ी थी। तो 16 साल बाद क्या बेटा, मेंडल की मृत्यु के बाद, मृत्यु के 16 साल बाद, 16 साल बाद, ठीक है ना, पुनः मेंडलवाद की खोज हुई बेटा, पुनः मेंडलवाद की खोज हुई। अब देखो मेंडलवाद की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे बेटा, 16 साल बाद बोले तो 1884 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें 16 काउंटिंग करोगे तो हो जाएगा बेटा 1900, कितना जाएगा 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज हुई। पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक आपको याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है। कौन कौन से वैज्ञानिक थे बेटा, तो 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस, हुगो डिवरीज, इवेन वोक शेरमार्क है, इरिक वोन शेरमार्क या इवेन वोक शेरमार्क भी बोल सकते हो आप इसको। पहला था बेटा कार्ल कोरेंस, कौन था बेटा, पहला वैज्ञानिक था अपना कार्ल कोरेंस। ठीक है, ये कहाँ का था, तो ये जर्मनी का था बेटा। कहाँ का था बेटा, जर्मनी का था। ये कहाँ का था, ये जर्मनी का था। और इसने किस पे कार्य किया था, तो इसने मक्का पे कार्य करते पाया कि जो मैं आज बता रहा हूं बेटा, वो काम एक पहले ही व्यक्ति ने कर दिया, उसका नाम था मेंडल। मतलब जब 1900 में कार्ल कोरेंस ने मक्का पे कार्य किया तो पता चला कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये पहले ही किसी वैज्ञानिक ने कर गया, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था बेटा, मेंडल था। तो जब कार्ल कोरेंस ने 1900 में खोज की या इस पे कार्य किया मक्का पे, तो उसने पाया कि जो मैं आज बता रहा हूं वो पहले ही किसी वैज्ञानिक ने बता दिया था। अब देखो पहले ही किसी वैज्ञानिक ने, अपन एक बात सुन लेते दोबारा उस बात को सुनते तो अपन क्या कहते हैं, पागल बना रहा है, ये तो पहले ही मैं सुनी हुई बात है। तो वही बात इसके साथ हुई, तो इसने क्या है कि पागल नहीं बना, और इसने कह दिया कि मैं आज जो बता रहा हूँ वो पहले ही किसी वैज्ञानिक ने बता चुका है। बस फर्क इतना था कि उस टाइम उस चीज पे गौर नहीं फरमाया गया। तो कार्ल कोरेंस ने था बेटा, इसने मक्का पे कार्य किए। ठीक है, दूसरा था हुगो डिवरीज। कौन था बेटा, हुगो डिवरीज, हुगो डिवरीज। ठीक है, दूसरा था हुगो डिवरीज। म्यूटेशन की खोज भी हुगो डिवरीज ने की थी ना, अरे उत्परिवर्तन की खोज भी हुगो डिवरीज ने की, ध्यान रखना। हुगो डिवरीज था बेटा, इसने इवनिंग प्रिमरोज पर कार्य किया था। किस पे किया था, इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज पर कार्य किया था। ठीक है कहाँ का, तो हॉलैंड का, हुगो हॉलैंड, हॉलैंड का है। कहाँ का बेटा, हुगो डिवरीज कहाँ का बेटा, हॉलैंड का है। हुगो डिवरीज ने जब कार्य किया इवनिंग प्रिमरोज पे, तो इसने पाया कि जो मैं आज बता रहा हूँ वो पहले किसी वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, मेंडल। और तीसरा वैज्ञानिक है बेटा इरिक वोन शेरमार्क, इरिक वोन शेरमार्क। ये था बेटा ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था बेटा, जहां का मेंडल था वहां का ही था, ये ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। ठीक है ना, और इसने कार्य किस पे किए थे, तो इसने पुष्पीय पादपों पर कार्य किए थे, पुष्पीय। तीनों वैज्ञानिक एक जगह मिले और तीनों ने कहा था कि जो अपन हम बता रहे हैं वो पहले ही किसी वैज्ञानिक के द्वारा बताए गए, और वो था बेटा मेंडल। तो इन्होंने वापस मेंडलवाद की खोज की और वापस मेंडलवाद को किस व्यक्तियों के सामने लेके आए, तब पता चला कि एक मरने वाला व्यक्ति, एक मेंडल कितना महान व्यक्ति। अरे अपन जब देखते बेटा मूवी देखते ना नहीं देखते क्या,
साउथ की या इधर की जब मूवी देखते हैं, लेकिन पहले नहीं पता चलता, जैसे ही उसमें विलन या एक्टर जब खत्म हो जाता है तब पता चलता है, बाद में उसकी अच्छाइयां और खूबियां बताई जाती है, तब पता चलता है व्यक्ति की कितना महान था। उसी प्रकार बेटा स्टडी में भी यही होता है, एक वैज्ञानिक जीते जी पता नहीं क्या क्या कर जाता है, लेकिन कभी कभार उस पर ऐसी दुविधा आ पड़ती है कि वो करना बहुत कुछ चाहता है, और लेकिन उसके वो क्या है कि व्यक्तियों के बीच में ही दब के रह जाता है। यही मेंडल के साथ होता। अब देखो मेंडल ने निष्कर्ष जो छिपे रहने के कारण क्या थे। भाई मेंडल इतना महान वैज्ञानिक था और उसने अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए थे, तो उसके छिपे रहने के कारण क्या थे, ठीक है। तो मेंडल के निष्कर्ष छिपे रहने के कारण क्या कारण हो सकते हैं, वो अपन देखते हैं कि भाई इतना महान था लेकिन इसने निष्कर्ष भी छपवाए थे और फिर भी ये छपे रहने के कारण क्या था। तो बेटा ध्यान रखना, जिस समय मेंडल ने ये दिया था ना, उस समय बेटा एक डार्विन की बुक थी, डार्विन नामक वैज्ञानिक था। कौन था बेटा? डार्विन। डार्विन की पुस्तक, डार्विन की बेटा उस समय डार्विन की पुस्तक आई हुई थी और लोगों का ध्यान मेंडल पे था ही नहीं। उस समय किस पे था? डार्विन की पुस्तक पे था। डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ सेंटर, ठीक है। सेंटर नाम की एक बुक आई हुई थी, किसकी बेटा? डार्विन की। ये ध्यान रखना है कि डार्विन की आई हुई थी, ठीक है, 1859 में, 59 में, ये पहला रीजन तो है कि जब भी मेंडल ने निष्कर्ष प्रकाशित उस टाइम में इसके प्रकाशों पे किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उस टाइम सारी जो पब्लिक थी, जितने भी व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक थे, वो उलझे थे, किसी की पुस्तक में उलझे हुए, उसका सोल्व करने के कार्य कर रहे थे, ठीक है, या विचार विमर्श उस बुक पे। दूसरी, इसने बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग किया था, बेटा बायोमेट्रिक्स का, बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया था इसने। किसका किया था? बायोमेट्रिक्स का। बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया था। और बेटा बायोमेट्रिक्स उस समय से जो उनके विचार थे ना, उन विचारों से बहुत आगे की मैथ थी या मैथमेटिक्स थी। तो उसने क्या है कि उसमें बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया, सीमित क्षेत्र तक सीमित। पहला जिस पत्रिका में उसने प्रकार जो निष्कर्ष किए थे ना, वो पत्रिका सीमित क्षेत्र की थी, तो सीमित क्षेत्र की पत्रिका में निष्कर्ष प्रकाशित किए थे, इसलिए उसका छिपे रहने का कारण था। सीमित क्षेत्र तक सीमित थी वो, सीमित क्षेत्र तक सीमित थी क्या बेटा? पत्रिका, ध्यान रखना, क्योंकि भाई इसने नॉर्मल पत्रिका थी, लोकल पत्रिका के अंदर अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया था। अब क्या है कि वैज्ञानिक था कार्ल नगेली, उसने कहा था कि तू एक, इसने जो कार्ल नगेली नामक वैज्ञानिक था, उसने इसको कहा था कि हॉर्नविक जो प्लांट कार्य, इसने क्या उस पर कार्य किया, तो पता चला कि उसमें मियोसिस विभाजन नहीं होता, मियोसिस विभाजन नहीं होता, तो इसलिए वो थोड़ा असफल रहा, ठीक है। तो इसके छिपे रहने के कारण पता चल गया ना, 3-4 कारण बेटा, ध्यान रखना, कभी पूछ लेगा तो बता देना है, ज्यादा इसमें आपको नहीं। अगला बेटा इसकी सफलता के कारण, देखो इससे तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे लेकिन वो सफल नहीं रहे, तो मेंडल की सफलता का राज या कारण बोल सकते हो। क्या कारण था कि मेंडल सफल हुआ? तो मेंडल की सफलता का कि मेंडल ने बेटा एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, तभी तो कहता हूँ धीरे धीरे पढ़ो, बहुत पढ़ो। तो ये नहीं है कि आने वाले 1 महीने में पढ़ के बस पढ़ के आप लोगों को काम, धीरे पढ़ते रहो। अगर तुम सारे साल से तैयारी कर बेटा, तो तुम्हारा सिलेक्शन किसी बात नहीं, किसी माइक कि आपका सिलेक्शन रोक पाए, तो आपको होना है कछुए की चाल चलने, उसकी चाल नहीं। यही कहा कि मेंडल ने कछुए की चाल की, और जितने भी थे बेटा उन्होंने क्या खरगोश की चाल चली। मेंडल ने क्या है, एक समय में 1 या 2 ही लक्षणों का अध्ययन किया था, एक समय में 1 या 2 लक्षणों का ही अध्ययन किया।
ठीक है। और जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने एक साथ 2 से 3 4 लाख एक साथ अध्ययन किया था। जैसे बात तो अपन कार्ल रूट नामक वैज्ञानिक था। कौन था बेटा? मेंडल ने था कार्ल रूट। कार्ल रूट, ठीक है। कार्ल रूट वैज्ञानिक था, उसने क्या तंबाकू पे किया था। किसने बेटा? तंबाकू पे। और 3 4 लोग एक साथ क्या हुआ, सब पाया, ठीक है। और भी एक वैज्ञानिक था मेंडल से पहले कार्य किया था, उसका नाम था जॉन मोस व नाइट। जॉन मोस व नाइट। इसने प्लांट पे किया था, लेकिन यही थी कि इसने भी वही अपनाया जिसने कार्ल रूट ने, इसने भी 4-5 लक्षणों का एक साथ किया था। अगली बात करें मेंडल की सफलता, इसने योजना कार्य किया था। योजना मतलब इसने पहले ही सोच लिया कि मैं एक बार एक लक्षण का अध्ययन और अध्ययन करूंगा कि जैसे यह का प्लांट एक लंबा है और एक छोटा है, तो इसका क्या है, तो मैं क्या कि पहले के लक्षण का योजना बनाई, पहले इस लक्षण करूंगा फिर इसका, और किसी बेटा कार्यों को अगर सफल करना है तो उसकी योजना गोल होना जरूरी है। आप योजना तरीके से कार्य हो, आप स्टडी भी बेटा योजना तरीके से करो तो आपको सफलता होने में या सफलता नहीं की बेटा, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी चाहिए योजना चाहिए। सीख लो बेटा से, ठीक है। तो इसने योजनापूर्ण कार्य किया था, ठीक है। फिर तो इसने सावधानी पूर्वक प्लांट का चयन किया था, सावधानी पूर्वक, ठीक है। अरे किसी घर्षित या ऐसे का चुनाव नहीं किया इसने एक स्वस्थ प्लांट का सावधानी पूर्वक क्या कहते बेटा, चयन किया था। पूर्ण संतति अभिलेख रखता था। क्या रखता था बेटा? पूर्ण संतति अभिलेख रखता था। मतलब इसने क्या है कि जैसे पेरेंट्स लिए 2 और उन पेरेंट्सों के मध्य अगर संकरण करवाया और संतति उत्पन्न F1 पीढ़ी की, तो यह सारा लेखा जोखा रखता था, पूर्ण में रखता। ये नहीं है कि मैं याद रखूं, आज मैं लेता हूं कल इनको रिटर्न उतारूं, नहीं बेटा। जितना आप लिखोगे रिटर्न करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता जाएगा और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसने भी क्या करा कि पूर्ण का अभिलेख रखा, ठीक है ना। बायोमेट्रिक्स पद्धति का उपयोग क्या करें बेटा? बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग किया। देखो बायोमेट्रिक पद्धति से क्या है कि इसको संकलन क्रॉस करवाया तो उसकी मैथमेटिक्स की भाषा में हल कर जा सकती है। प्रारंभिक क्रॉस की योजना अपनाई इसने बेटा। क्या करा? प्रारंभिक मतलब पेरेंटों के मध्य ही इसने क्रॉस करवाया। बाकी जितने भी पीढ़ियां उत्पन्न करता था, जो F1 पीढ़ी थी उसमें F2 में इनमें सेल्फ पोलिनेशन करता था, और जो पहली उसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाता था। तो इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक पीढ़ी थी ही क्रॉस पोलिनेशन करवाया, बाकी जितनी थी उसमें सेल्फ पोलिनेशन से ही संतति उत्पन्न की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि मेंडल ने प्रारंभिक या जनक पीढ़ियों में क्रॉस कौन सा क्रॉस की योजना अपनाई, जितनी भी थी उनमें सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ क्रॉस करवाया। अगला था इसने नियंत्रण प्रयोग किए थे। मेंडल ने ओनली मटर के प्लांट में बेटा 7 ही प्रयोग किए थे, ठीक है। तो नियंत्रण प्रयोग किए थे इसने, क्या मेंडल ने नियंत्रण प्रयोग किए थे। ये जितना मन उतना करता गया, इसने नियंत्रण ही प्रयोग किए थे। ये हो गई सिद्धांत पढ़ लिया मैंने मेंडल के। इसके बाद में जीवनी पढ़ ली। चलेगी बेटा मेंडल की तकनीक बोल सकते हो या मेंडल के सिद्धांत बोल सकते हो, जो इसने किस कौन से सिद्धांत